नमस्कार, मैं हूं सुनील आलाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल हम लोग। आशा है आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में आइकॉन बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे इस बातचीत के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज मैं बात करूंगा एक महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक छोटा सा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मूर्खों के जवाब नहीं देता हूँ। तो ये पहले छोटे से पहले उसकी लाइन सुनिए, फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। अभी आपको हाल में ही मालूम हो कि तसव्वुर राणा को अमेरिका से एक्सपेडिट किया गया था और इससे काफी कुछ विपक्षी दलों को जलन होने लगी थी, विशेषकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को। इसमें कांग्रेस के प्रमुख जो पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने कहा था कि उनको एक फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए, उनको एक अच्छा वकील मिलना चाहिए। अभी इसमें इस संदर्भ में मैंने अभी हाल ही में एक ट्वीट पढ़ा जिसमें लिखा गया कि तरव्वुर राणा को तो भारत में वकील मिल गया, लेकिन जो इस्कॉन मंदिर का मुख्य पुजारी था बांग्लादेश में, उसको वकील नहीं मिला। तो ये हालत है भारत में, और लोग कहते हैं कि भारत में संविधान से देश नहीं चलता है और लोकतंत्र मारा गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पर लोकतंत्र सफल है और कहाँ पर असफल रहा है। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात, कन्हैया कुमार कहते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, जबकि चिदम्बरम कहते हैं कि एक भारी सफलता जो है, भारत को एक सफलता मिली है, लेकिन इसमें कांग्रेस का हाल है, यानी कि हाथ है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी और उसी की वजह से अंततः तरब्बू राणा को डिपोर्ट किया गया, वहां से एक्सट्रेडिशन हुआ उनका, और अब वो भारत में कानून के हिसाब से वो फेस करेंगे। हालांकि 70 से अधिक साल के तरब्बू राणा है, और वो कितना पूछताछ को झेल पाएंगे और क्या वो सचमुच में वो बहाना नहीं लगाएंगे कि मेरी याददाश्त चली गई, आदि आदि, ये चलता रहेगा। इसी बीच जो सबसे विचित्र बयान दिया वो था संजय राउत ने दिया था। संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी ये जो कर रही है, ये बिहार में चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रही है ताकि उसको हिंदू वोट मिल सके। तो फिर सवाल यही पूछा जाना चाहिए संजय राउत से, जो उनको उटपटांग बता मैंने, कि आप सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं, या एंटी गठबंधन तरब्बू राणा का सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं, कि क्या उनको मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, और क्या वक्फ बोर्ड का सपोर्ट भी वो इसीलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनके तरफ आ सके और किसी तरह से ध्रुवीकरण मुस्लिम वोटों का हो सके। और ये सही भी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जो पार्टियां कर रही हैं ये केवल अपनी वोट बैंक राजनीति के लिए ही कर रही है। अ, तो बस यही है, क्योंकि इससे काफी पोल खुलने वाली है और इसका बहुत सटीक और बहुत ही वैसे संजय राउत तो काफी उटपटांग बयान देते रहते हैं। उससे थोड़े दिन पहले जब संघ प्रमुख, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संघ मुख्यालय में नागपुर में भेंट हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी का एग्जिट प्लान है, कि वो किस रिटायरमेंट प्लान है, सॉरी, किस तरह से वो जल्दी रिटायर हो जाएंगे और उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। तो पता नहीं उनको ये खबरें कहाँ से लगती है। इसी खबरों के बीच में एक बात और मैं बताऊं कि जब अभी 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 इस बहस के दौरान किसी एक सेना के अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय उनसे सेना का वायु सेना प्रमुख से सेना का प्लान मांगा था, और उन्होंने बताया था हम किस तरह से अटैक करेंगे और कैसे जाएंगे। और ये समाचार पाकिस्तान को पता चल गया था, और उन्होंने अपने उस समय में अपनी बंदोबस्ती और सेना की उपस्थिति बढ़ा दी थी। तो ये सब बातें हैं, ये सब वो राणा के मुंह से निकलेंगी, और तब पता लगेगा कि वो कौन सी पाकिस्तान का आदमी था जो भारत के मंत्रिमंडल में भी उपस्थित था और वो खबरें दे रहा था। तो इन सब की वजह से ये जो प्रॉब्लम हो रही है विद कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, और बाकी जो अन्य कांग्रेसी हैं जो वहाँ मुख्य मुख्य पदों पर थे, तो इन से चिंता है उनकी, और चिंता जायज भी है, क्योंकि होगा उनका कुछ नहीं, लेकिन जो उनकी बची कुची साख है उसका बट्टा लग जाएगा। कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनकी वैसी कुछ साख आपको मालूम है कितनी है, उसका पूरा बटा जाएगा। तो चलिए मैं आपको वो पूरा बयान देवेंद्र फडणवीस का सुनाता हूँ, जो कि उन्होंने रेल मंत्री के साथ, रेल ने अश्विनी वैष्णव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार के पूछे जाने में कहा था। हालांकि उस समय कुछ रेलवे डेवलपमेंट के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन पत्रकार क्योंकि चूकते नहीं है, क्योंकि वो महाराष्ट्र से संबंधित एक व्यक्ति का बयान था, और ये जो घटना हुई थी मुंबई में हुई थी, जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा था। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा, यूट्यूबर्स और
जो मेन मुख्य मीडिया के मेन जो चैनल्स हैं उनमें डिबेट का विशेष विषय अवश्य लंबे समय तक रहेगा। और कयास लगाते जाएंगे कि क्या तरुण राणा ने कहा, किसका नाम लिया, क्या सवाल पूछा। हालांकि ये विचित्र बात है कि कोई भी एनआईए जैसी एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि टॉप सीक्रेट होती है, उसके पूछताछ के ये सवाल जवाब और क्या इंफॉर्मेशन दी वो कैसे मीडिया को लीक हो सकती है। केवल ये अटकलें ही होती है, इनको आप अटकलें ही मान के चलिए। बहुत ज्यादा इसका महत्व नहीं है। अंततः जो उसकी रिपोर्ट आएगी या जो भी कुछ होगा, वो आपको ऑफिशियली जो पता लगेगा और उसी का विश्वास कीजिए। तो वो सुनिए बयान। तो इसी के साथ मैं आज का ये अंक समाप्त करता हूँ। आपको अगर ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए सर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।